आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करते हैं भाषा और आधुनिकता पाठ पर। बड़ा सुंदर निबंध है ये। इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। शुरू से पढ़ते हैं। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। इसी को दृष्टि में रखकर ही माघ ने कहा होगा, क्षणे क्षणे यन्नवता मुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। अर्थात जो वस्तु प्रतिक्षण नया रूप धारण करती है वही रमणीयता का रूप है। वही वस्तु रमणीय है जो अपने अंदर नवीनता को समाहित किए हुए हो। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। यानी रमणीयता माने सुंदरता और नित्य नूतनता माने नित्य नवीनता का रूप धारण करने की शक्ति। जो सुंदरता और नवीनता एक दूसरे के पूरक हैं। रमणीयता के अभाव में कोई चीज़ आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकती और आकर्षित उसी की ओर होता है व्यक्ति जो सुंदर होती है। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता की सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। यानी अगर किसी के अंदर नवीनता नहीं है तो वो जो है समाज के उसे स्वीकार नहीं करता है। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। यानी जैसे कोई वस्तु जिसमें नवीनता नहीं है तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता, ऐसे ही यही चीज़ भाषा पर भी लागू होती है। पुरानी मान्यताएं, पुराने विचार, उन पर आधारित जो भाषा है वो समाज की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। जो मुहावरे होते हैं ना, मुहावरे भाषा की जो हैं सुंदरता को बढ़ा देते हैं। कहना चाहिए भाषा का प्राण है, तब भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और भाषा जो है किसी भी समाज की चेतना को अभिव्यक्त करती है, उसको अभिव्यक्त करने का माध्यम है। और भाषा जब उसमें आधुनिकता नहीं होगी, सुंदरता नहीं होगी, नवीनता नहीं होगी तो वो जो है समाज की गतिविधियों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगी। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है। उसके अतिरिक्त उसकी ज़रूरत ही नहीं सोची जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक चेतना में प्रायः द्रष्टव्य अनेक प्रकार की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है। यानी भाषा जो है वो सामाजिक भावों को प्रकट करने का एक माध्यम है और उसकी सुबोधता माने उसको आसानी से लोग समझ सकें। ये तभी संभव है जब वो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार उसमें ढली हो। ये परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं को व्यक्त करने में समर्थ हो। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। जब अन्य संस्कृतियों से लोगों का संपर्क होता है और अन्य जातियों से उसका संपर्क होता है तो भाषा भी बदल जाती है। जैसे हिंदी पर अंग्रेजी का प्रभाव, हिंदी पर वो अरबी फारसी के शब्दों का प्रभाव, ये इसी कारण हुए हैं। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से, यह भी हमने पढ़ा, और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हों तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में
किसी भी भाषाभाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी जो जो शब्द प्रचलन में हैं, वह आवश्यक नहीं है कि उनका अर्थ बदलकर अपनी भाषा में अनुवाद करके शामिल किया जाए। उदाहरण के लिए ले लीजिए, मान लीजिए साइकिल शब्द है, साइकिल अंग्रेजी का शब्द है। अब अंग्रेजी के शब्दों में अगर हम अपनी भाषा में प्रयोग करें और उनका अनुवाद करें तो वो वे शब्द जो हैं वास्तविक ना होकर के बनावटी लगेंगे और यही भाषा की आधुनिकता होती है। भाषा की आधुनिक जो भावना है वह यही है कि जो शब्द प्रचलन में हैं उन्हें अपनी भाषा में वैसे ही ग्रहण करना चाहिए। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। ध्यान दें सभी, भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। म्यूजियम माने संग्रहालय, ऐसा स्थान जहाँ कुछ विचित्र वस्तुएं लोगों के दर्शनार्थ रखी जाती हों, उसे म्यूजियम या संग्रहालय कहते हैं। तो भाषा संग्रहालय में रखने वाली कोई वस्तु नहीं है, उसकी तो एक स्वतः सिद्ध सहज गति है। अर्थात जैसे नदी का प्रवाह देखा है आपने, नदी जिस प्रकार नदी का प्रवाह स्वतः सहज रूप में होता है, नदी का वेग किसी का इंतजार नहीं करता, वो अपने आप बहता है, ऐसी भाषा का प्रवाह भी होता है। अब दूसरा पैराग्राफ देख लीजिए, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है कि भाषा जो है संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। भाषा और संस्कृति एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर, संस्कृति जो है परंपरागत होती है। जो चीज़ें हमने अपने पिताजी से सीखी, पिताजी ने अपने पिताजी से सीखी होंगी, फिर उन्होंने अपने पिताजी से सीखी होंगी, और हमारे बाद अगली पीढ़ी। तो ये परंपरा जो है ऐसी है जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखती है। और भाषा की जो गति जो है, भाषा और संस्कृति की, वो विज्ञान की प्रगति के साथ उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। नित्य समय समय पर नए नए वैज्ञानिक आविष्कार होते रहे हैं, उनके कारण नए नए शब्द आए हैं। जैसे उदाहरण के लिए कंप्यूटर शब्द ले लीजिए। कंप्यूटर के आविष्कार से पहले इस शब्द को कौन जानता था? कोई नहीं। और जब कंप्यूटर शब्द आ गया तो फिर सभी भाषाभाषियों ने उसे उसी रूप में ग्रहण किया। कंप्यूटर अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में अगर उसे संगणक कह दें तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और हो सकता है कि वह शब्द आपके लिए उपहास का पात्र भी बन जाए, उपहास का माध्यम भी बन जाए। इसलिए संगणक ना कह करके उसको सीधे कंप्यूटर रूप में ग्रहण कर लीजिए। इसी से भाषा का सौंदर्य बना रहेगा। इसके लिए नए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। जो वैज्ञानिक आविष्कार हैं उनको गति देने के लिए नए नए शब्दों की आवश्यकता है। अब देखिए ये पैराग्राफ को हम देखते हैं, यहाँ पे निशान लगा है, भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। शब्द जो होते हैं भाषा की सबसे साधारण इकाई है। सबसे छोटी तो नहीं कह सकते, सबसे छोटी तो वर्ण होती है, वर्ण से शब्द, और शब्द से वाक्य, वाक्यों से भाषा का निर्माण होता है। लेकिन शब्दों के अभाव में, बिना शब्दों के भाषा जीवित नहीं रह सकती, भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर भाषा विकास होता है तो शब्दों के माध्यम से ही। दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी
अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। बहुत से शब्द ऐसे हैं हमारी हिंदी में जो विदेशी भाषाओं से हैं, अन्य भाषाओं से हैं। ये समझ लीजिए हिंदी में 60% शब्द तो संस्कृत के हैं, कुछ अंग्रेजी के हैं, कुछ अरबी के हैं, कुछ फारसी के हैं, कुछ तुर्की के हैं, कुछ फ्रेंच के हैं तो इनमें जो हैं अब हमने उनको वैसे ही ग्रहण कर लिया है। उदाहरण के लिए गारंटी शब्द है, गारंटी अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में इसे कहते हैं प्रत्याभूति। अब प्रत्याभूति अगर कह दोगे तो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा जल्दी में, और गारंटी कह दीजिए तो साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी और या अनपढ़ व्यक्ति भी उसे समझ लेगा। तो ये भाषा का सौंदर्य है। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी उन अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, सामाजिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं है। ये शब्द जो हैं भले ही हम अपने काम चलाने के लिए सामाजिक व्यवहार में उनका उपयोग कर लें, लेकिन साहित्यिक रूप जब हो आएगा, साहित्यिक भाषा की बात आएगी तो फिर उसमें इनका ग्रहण करना जरा कठिन है। आप थोड़ा ध्यान दें सभी बच्चे, क्योंकि विषय तो थोड़ा उसे कठिन कह सकते हैं, लेकिन भाव जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता होती है। मैं ऐसा तब होगा जब भाषा में प्रयत्नगत परिवर्तन हो। आपको हमने गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ाया। हिंदी गद्य के इतिहास में एक समय ऐसा आया, एक दौर ऐसा आया जब भाषा के मानने वालों के दो वर्ग हो गए। एक वर्ग तो संस्कृत निष्ठ भाषा का पक्षधर था, जैसे राजा लक्ष्मण सिंह, उनका मानना था कि भाषा में संस्कृत के अधिकांश शब्द होने चाहिए और भाषा का प्रयोग, वाक्य विन्यास, शब्द विन्यास सब कुछ संस्कृत की शैली पर हो। दूसरी तरफ राजा से प्रसाद सितारे हिंद सर सैयद अहमद खां लोग जो थे वे उर्दू शैली के पक्षधर थे कि भाषा हिंदी में जो है अरबी, फारसी, उर्दू आदि के शब्द होने चाहिए, उसी के आधार पर भाषा का निर्माण हो, व्यवहार हो। और उस समय तक कचहरी में, कोर्ट कचहरियों में भी उर्दू का प्रयोग हो चला था। आप किसी बहुत पुराने बैनामे को देखिए तो उसमें भले ही लिखा हिंदी में है, लेकिन उनकी शैली, लिखने का ढंग, शब्द भी सब उर्दू के ही हैं, और ऐसे शायद आपको समझ में भी ना आए। लेकिन उन दोनों वर्गों का किसी का कोई असर नहीं पड़ा भाषा पर। भाषा का जब विकास हुआ तो ना संस्कृतनिष्ठ ना उर्दूनिष्ठ भाषा का एक सहज विकास हुआ, जिसको हिंदुस्तानी नाम दिया गया। अब देखिए बच्चों, आपके लिए जो इसमें से व्याख्या आएंगी वो अब पहले जैसी व्याख्या नहीं आती। अब तो जो है सीधे एक भाषा आएगी, एक व्याख्या आएगी। 5 प्रश्न अधिकांश आते हैं एक व्याख्या से, जिसमें 2 कॉमन होते हैं। पहला, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, अथवा इसी को ऐसे ही पूछ लिया जाता है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो संदर्भ तो आपको लिखाया है हमने, और सभी को लिखना आना ही चाहिए, और शुद्ध रूप में लिखना आना चाहिए। संदर्भ लिखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको शुद्धता प्रदान करना, शुद्ध रूप में लिखना अच्छी बात है, उस पर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए हम अगले पेज पर आ जाते हैं, और ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, इस पर बात करते हैं। निशान लगा है, यदि यह नवीनीकरण कुछ पंडितों व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। देखिए बीच वाला पैराग्राफ हमने छोड़ दिया है, उसके आगे हैं। इसमें भाव वही है कि एक बार कहता संस्कृतनिष्ठ हो हिंदी, एक बार कहता अरबी, फारसी, उर्दू आदि के शब्द भी होने चाहिए। अगर हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से भाषा का प्रयोग करने लगे तो भाषा जो है एकदम बनावटी लगेगी।
और यो नवीनीकरण जो है, अगर कुछ लोगों के हाथ में रहे तो भाषा गतिशील नहीं हो पाएगी, भाषा का प्रवाह रुक जाएगा, उसका विकास रुक जाएगा। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। भाषा तभी जीवित रह सकती, कोई भी भाषा हो, जितनी ज़्यादा उसका व्यवहार होगा, चाहे लिखित रूप में, चाहे मौखिक रूप में, चाहे सामाजिक रूप में, तो उसका अधिक से अधिक विकास होगा। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग नहीं किया जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। कुठाराघात माने, कुठार कहते हैं कुल्हाड़ी को, आघात माने चोट। जैसे कुल्हाड़ी से कोई लकड़ी काट दें तो वो लकड़ी वो अलग हो जाती है अपने तने से। ऐसे ही अगर यह प्रवृत्ति भाषा पर लागू हो जाए तो भाषा जो है नष्ट हो जाएगी, कहने का अर्थ ये है। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषक के कई माध्यम हैं, श्रव्य दृष्टि विधान, वैज्ञानिक कथा साहित्य। और भाषा के प्रयोग के लिए अब क्योंकि पश्चिमी देशों में भी बहुत हैं, हमारे देश में भी वे सभी साधन जो प्रचलित हैं। श्रव्य दृष्टि विधान, जिसको घर बैठे व्यक्ति देख सकता है। हम आप जो वार्ता कर रहे हैं, जो ये पाठ आप सुनोगे, वो श्रव्य विधान है। दृश्य विधान भी हो सकता है। वैज्ञानिक कथा साहित्य, विज्ञान पर की घटनाओं पर आधारित जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, वो। हमारी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथा साहित्य प्रायः नई के बराबर है। किसी भी नए विधान की सफलता अंततः जनता की सम्मति व असम्मति के आधार पर निर्भर करती है। कोई भी नया विधान, नया नियम लागू होता है तो उस पर जनता की सम्मति माने परामर्श, सहमति, स्वीकार्यता, इस पर आधारित होती है। और जनता में इस चेतना को उजागर करने का उत्तरदायित्व शिक्षित समुदाय एवं सरकार का होना चाहिए। और इस चेतना को जनता में फैलाने का जो कार्य है वो शिक्षित वर्ग करे और सरकार करे। और चूँकि शिक्षित वर्ग समाज का जो प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसका होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ वो इसमें जो लिखा है बहुत बढ़िया बात है, आज के समय के लिए बड़ी अच्छी बात है। बच्चे मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ करके बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, अच्छे पद पर पहुँच गए। और जब हिंदी का नाम आता है, जब भाषा का नाम आता है, तो वे शुद्ध हिंदी भी लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते। और जब उनको अगर कोई टोंक भी दे, कहा जाए आप शुद्ध नहीं लिख रहे हो या बोल रहे हो, तो उनका एक ही जवाब होता है, नहीं नहीं मैंने हिंदी पढ़ी नहीं है, मैं हिंदी जानता नहीं, मेरा विषय गणित रहा है। इससे बड़ी लापरवाही, इससे बड़ा कपट कहीं हो नहीं सकता। क्यों? मैं कपट इसलिए कह रहा हूँ कि जो तुम्हारी मातृभाषा है उसको तुम शुद्ध अगर बोल नहीं सकते तो इससे बड़ा कपट, इससे बड़ी लापरवाही कोई है ही नहीं। क्योंकि माता और मातृभूमि और मातृभाषा ये ऐसे भाव हैं, ऐसे कारक हैं कि इनसे हर व्यक्ति बहुत अच्छे से परिचित होता है। भले ही वो किसी और को भूल जाए, माता को नहीं भूलेगा। मातृभाषा जिसको बचपन से हमने बोलना सीखा है, उसको अगर हम भूल जाएं, उससे परिचित ना हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और हो नहीं सकता। इसलिए इन सबको सीखना, सही बोलना, भाषा को सही बोलना, भाषा को सही लिखना, उसका व्यवहार, ये सबका अत्यंत आवश्यक धर्म है। भाषा में आधुनिकता लाने के लिए व्यावहारिक भाषा के स्वरूप का मानकीकरण करने के साथ साथ लिपि संबंधी सुधार भी आवश्यक है। भाषा में आधुनिकता तभी आएगी जब भाषा के स्वरूप का निर्धारण हो और जो लिपि लिखने संबंधी जो सुधार है वो भी होना चाहिए। भाषा के प्रयोग और उपयोग के साथ इन समस्याओं का समाधान जुड़ा हुआ है कि लिपि संबंधी प्रयोग, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ण हैं हिंदी में जो अमानक कर दिए गए। जैसे है, ऐसे अनार वाला है, उसके भी दो रूप पहले जी प्रचलित थे। झ है, जैसे झंडा वाला, उसके भी दो रूप प्रचलित थे।
तो एक रूप जो है सरकार ने मतलब जो है लिपि सुधार संबंधी जो समिति, उसने उसको जो है निगलेक्ट कर दिया। जैसे ए है, एक तो ए ऐसे बनाते हैं हम, ये हो गया ए। एक पहले पुराना रूप जो है ऐसे करके प्रचलित था, तो वो जो है उसको सरकार ने निकाल दिया गया है। या झय है, तो झय हम इसमें बनाते हैं, छोटी बनाई इसे करके, एक डंडा लगा दिया, झय बन गया। पहले भय की तरह झय बनाया जाता था, ऐसे करके भय बना लिया, इधर निकाल दिया एक झय। तो ये रूप जो है अयमानक हैं, ये अयमानक वर्ण कर दिए गए। ऐसे लय है, लय भी अयमानक कर दिया गया, पुराना रूप। तो इन सब में सुधार आवश्यक है। अब देखिए सबसे लास्ट वाला जो पैराग्राफ है वो हम पढ़ते हैं। इसमें पूरे पाठ का सार दे दिया है लेखक ने। संक्षेप में नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। नए शब्दों का समावेश हो, नए नए मुहावरे, नई पद्धतियाँ, नए प्रयोग, ये सब भाषा में जब हो जाएंगे तो भाषा व्यावहारिक हो जाएगी। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता। एक बात और कह दी उसने कि नए नए शब्द बना लीजिए, केवल उससे भाषा का विकास नहीं हो जाएगा, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को, नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। बल्कि उन शब्दों को, उन प्रयोगों को आप अपने व्यवहार में लाएं। बैंक में जाते हैं, एप्लीकेशन लिखें या ये विड्रॉल भरें, हिंदी में भरें। आप अपने कक्षा में, अपने विद्यालय से छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन लिखें, हिंदी में लिखें और शुद्ध लिखना सीखें। हिंदी का वार्तालाप, हिंदी का प्रयोग अपने वार्तालाप में अधिक से अधिक करें, तो भाषा आपकी जो है सशक्त बनी रहेगी। आप हिंदी को शुद्ध बोल पाएंगे, सही से लिख भी सकेंगे, क्योंकि व्यावहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। बहुत बढ़िया बात कही जो मैंने अभी आपको समझाया कि भाषा में जितनी व्यावहारिकता होगी, जितना व्यवहार करेंगे आप हिंदी का, उतना ही अधिक भाषा में जो है सौंदर्य, भाषा में शुद्धता बनी रहेगी। नए शब्द और नए प्रयोगों का पाठ्य पुस्तकों से लेकर साहित्यिक पुस्तकों एवं शिक्षित व्यक्तियों से लेकर अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। बहुत सुंदर बात है कि नए शब्द, नए प्रयोग, चाहे वो साहित्यिक रूप में हो या सामान्य रूप में, चाहे वो किसी उच्च शिक्षित व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जा रहे हों अथवा अल्प शिक्षित या अशिक्षित व्यक्ति द्वारा मौखिक रूप से प्रयोग किए जा रहे हों, उन सब का हमारी समावेश हमारी भाषा में होना जरूरी है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे हिंदू समाज का बहुत अच्छा ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसमें जो है तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के चरित्र को, उनके आदर्श को प्रस्तुत किया है। कभी कभी अच्छे उच्च शिक्षित लोग हैं वो उस ग्रंथ को नहीं पढ़ पाते, और सामान्य पढ़े लिखे व्यक्ति उसको पढ़ लेते हैं, बड़ी धुन से पढ़ते हैं और अच्छा समझ भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभ्यास की विषय वस्तु है, ये व्यावहारिकता की विषय वस्तु है। उन्होंने उसका अभ्यास कर लिया, उसको व्यवहार में अपने लाए हैं वो, तो उन्होंने सीख लिया। क्योंकि अभी जो कह चुके हैं, व्यावहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। सबसे लास्ट वाला वाक्य पढ़ते हैं। इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी समस्याओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकेंगे, तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। जब हम इस चीज़ को अपने व्यवहार में, अपने जो है व्यक्तिगत कार्यों में, चाहे वो लिखित रूप हो या मौखिक हो, वार्तालाप हो या कोई लेखन हो, सब में प्रयोग कर लेंगे तो भाषा जो है अपने आप आधुनिक बन जाएगी। आधुनिक जो है समस्याओं को सुलझाने के लिए, उसकी जटिलताओं को सुलझाने के लिए वो पर्याप्त हो जाएगी। यही भाषा और आधुनिकता का मूल उद्देश्य है, यही लेखक का मूल उद्देश्य है। ये वीडियो आप बार बार देखें,
धैर्य के साथ उसको समझें और तब जो व्याख्याएं हम आपको लिखाएंगे वो अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ध्यान रहे आप अपना दैनिक गृह कार्य रोज पूरा करते रहें, क्योंकि जब एक दिन का रह जाएगा, छूट जाएगा तो फिर अधूरा हो जाएगा, फिर उसको करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा आपको। इसलिए ये प्रयास कीजिए कि हर विषय का रोज कार्य आप अनिवार्य रूप से पूरा करते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम फिर इसी पाठ पर चर्चा करेंगे। अभी जो है इसमें लेखन कार्य अभी होना बाकी है, और साथ ही इस पाठ से संबंधित कोई समस्या हो, कोई बात आपके समझ में ना आई हो, जो आपके मन में शंका है उससे संबंधित, उसके लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कोई सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। मैं, क्योंकि हमारे विद्यालय का समय है प्रातः 8 बजे से लेकर अपराह्न 2 बजे तक, तो ऑनलाइन रहता हूँ ही मैं। इसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, सभी के लिए शुभकामना।